डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। कल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर हुई बैठक के बाद एनटीए ने नई तारीख का किया ऐलान। पेपर लीक के बाद रद्द की गई थी परीक्षा। बंगाल चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 और डीजल 90.66 प्रति लीटर। 2024 से नहीं बदले थे दाम। तेल कंपनियों को हर महीने हो रहा था 30,000 करोड़ का घाटा। आज से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे पीएम मोदी। पहला पड़ाव यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर होगी बड़ी चर्चा। केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अपमान पर किया एक्शन का ऐलान। जस्टिस स्वर्णकांता के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा अवमानना का केस। राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान को हथियार नहीं देगा चीन। चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा लेकिन सैन्य उपकरण नहीं भेजेगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां नीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। एनटीए ने नई तारीख का किया ऐलान। पेपर लीक के बाद रद्द की गई थी परीक्षा। आपको बता दें, नीट की परीक्षा का ऐलान कर दिया गया है। अब नीट की परीक्षा 21 जून को होगी। एनटीए ने नीट परीक्षाओं की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें, पेपर लीक के बाद परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई थी। नीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां नीट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 21 जून को नीट की परीक्षाएं होंगी। एनटीए ने नई तारीखों का ऐलान किया है। आपको बता दें कि पेपर लीक के बाद नीट की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, जिनकी अब नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 21 जून को नीट की परीक्षाएं होंगी। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पेट्रोल डीजल हुआ महंगा। बंगाल चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल 3-3 प्रति लीटर हुए महंगे। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 और डीजल 90.67 प्रति लीटर। 2024 से दाम नहीं बदले थे। चुनाव से पहले कटौती हुई थी। तेल कंपनियों को हर महीने 30,000 करोड़ का घाटा हो रहा था। बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद देश की महंगाई की मार मिली है। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपए प्रति लीटर में मिलेगा। डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। नए दाम आज 15 मई से लागू हो गए हैं। करीब 2 साल बाद दामों में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के साथ प्रमुख शहरों में सीएनजी भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगी हो गई है। वहीं दिल्ली में अब 1 किलो सीएनजी के लिए 79.9 रुपए खर्च करने होंगे। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले क्रूड ऑयल के दाम $70 थे, जो अब बढ़कर $100 प्रति बैरल में पहुंच गए हैं। क्रूड की कीमतें बढ़ने से तेल की कंपनियां दबाव में थी, इसलिए कंपनियों ने घाटे की भरपाई के लिए कदम उठाए हैं। अगर कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी बनी रहती है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें और भी बढ़ाई जा सकती हैं। सरकार के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण घाटे में चल रही थी। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा के अनुसार कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बिक्री पर हर महीने करीब 30,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्च 2024 से स्थिर बनी हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सरकार ने कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर जनता को राहत दी थी। हालांकि तकनीकी रूप से भारत में ईंधन की कीमतें विनियमित हैं और कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय क्रूड की 15 दिनों की औसत कीमत के आधार पर हर दिन रेट बदल सकती हैं।
लेकिन राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण इन्हें लंबा समय तक नहीं बदला गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 रुपए की यह बढ़ोतरी काफी नहीं है। अपना घाटा पूरी तरह खत्म करने और ब्रेक इवन यानी नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में आने के लिए इन कंपनियों को अभी पेट्रोल के दाम 28 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 32 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल पेट्रोल पर 29.5% और डीजल पर 36.5% की कमी बनी हुई है। अगर ईरान युद्ध के कारण ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सप्लाई इसी तरह प्रभावित रही तो आने वाले दिनों में भी और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर, जहां आज से 5 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की यात्रा पर यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। पीएम मोदी की विदेश यात्रा का पहला पड़ाव यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और निवेश पर होगी बड़ी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 देशों की अहम विदेश यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री का दौरा 15 मई से 20 मई तक चलेगा, यानी 6 दिनों के लिए प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर होंगे। इस दौरे का पहला पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई होगा। यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह भारत से रवाना हुए। अबू धाबी में पीएम मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात करेंगे। यूएई दौरा भले ही कुछ घंटों का होगा, लेकिन इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा सहयोग, तकनीकी, संस्कृति और लोगों के बीच संबंध मजबूत करने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान कुछ अहम समझौते पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत के लिए यूएई खाड़ी क्षेत्र का सबसे अहम रणनीतिक साझेदार माना जाता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल भारत के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 11% हिस्सा यूएई से आया था। इसके अलावा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई में भी यूएई भारत का बड़ा साझेदार है। भारत की एलपीजी जरूरतों का लगभग 40% हिस्सा भी यूएई से आता है। इसके अलावा भारत की पेट्रोलियम और ल्यूब्रिकेंट्स एक्सपर्ट्स के लिए यूएई दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। ऊर्जा क्षेत्र में भारत का निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। भारतीय कंपनियों ने यूएई के अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर में $1.2 अरब से ज्यादा निवेश किया है। जनवरी 2026 में बीपीआरएल ने अबू धाबी के एक ब्लॉक में तेल खोज की भी घोषणा की थी। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि वह पिछले 22 सालों में 54 बार विदेश की यात्रा कर चुके हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी की इन यात्राओं की फंडिंग कौन कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सबसे बड़े विपक्षी दल के मुख्य नेता राहुल गांधी लगभग 22 सालों से सांसद हैं। बीजेपी नेता ने सवाल किया कि 22 सालों में राहुल गांधी कितनी बार विदेश गए। संबित पात्रा ने कहा कि अभी तक जो घोषित हुआ है वो सार्वजनिक है। उसके हिसाब से राहुल गांधी 54 बार विदेश यात्रा पर गए। जिन देशों की यात्रा पर राहुल गांधी गए उनमें अमेरिका, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, बहरीन, मालदीव, कतर, यूएई शामिल हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि 2013-14 से 2022 से 2023 तक 10 सालों में राहुल गांधी की आमदनी थी 11 करोड़ रुपए और 60 करोड़ रुपए उन्होंने विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिए। 2015 में राहुल गांधी साउथ ईस्ट एशिया गए, जहां उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि 2014 और 15 में उनकी वार्षिक आमदनी मात्र 86.55 लाख रुपए थी। इसका मतलब है कि आमदनी से 5.2 गुना खर्चा कर इस यात्रा पर किया गया। उधर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी असल मसलों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम योगी का महराजगंज को सौगात। आज महराजगंज दौरे पर सीएम योगी महराजगंज को 207 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, 42 से अधिक परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महराजगंज जनपद के दौरे पर हैं।
वे नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित एक स्थल पर सुबह करीब 11 बजे पहुंचेंगे। यहां मुख्यमंत्री 207 करोड़ की रुपए की अधिक की लागत वाली 42 से ज्यादा विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में फरेंदा विधानसभा क्षेत्र में 1955.98 लाख रुपए की 17 परियोजनाओं का लोकार्पण, 171.52 करोड़ रुपए की 42 परियोजनाओं की शिलान्यास और 36.88 करोड़ रुपए की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है। नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में 14,931.5 लाख की लागत से 26 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल को 7 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कार्यक्रम प्रस्तावित होने के कारण सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आनंद, आज सीएम योगी महाराजगंज के दौरे पर हैं, वहीं वे कई परियोजनाओं को शिलान्यास देंगे। पूरे दिन का क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम है महाराजगंज का दौरा करेंगे। 200 करोड़ से भी अधिक की जो विकास परियोजनाएं हैं उसकी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। इसमें जो विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है कि जनता को भी वो संबोधित करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर भी जाएंगे और करीब 4:15 बजे के आसपास वो गोरखपुर पहुंचेंगे, जहां पर जो बिथिया रेलवे स्टेशन है वहां पर उनका एक कार्यक्रम है, तो वहां पर वो हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ गोरखपुर में एक तमाम जो विकास और अन्य दूसरे कार्य हैं उसमें भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आज मुख्यमंत्री का बेस्ट कार्यक्रम रहने वाला है। न सिर्फ महाराजगंज का वो दौरा करेंगे जहां पर विकास योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा, बल्कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है, उनकी जो कर्मभूमि रही है गोरखपुर, वहां पर भी उनका आज कार्यक्रम है। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी महाराजगंज को 207 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे और 42 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम योगी की अपील, सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें मंत्रीगण, बोले मुख्यमंत्री योगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आह्वान करते हुए शासन में मितव्ययिता, ऊर्जा संरक्षण और जनप्रेरक आचरण की नई कार्य संस्कृति विकसित करने का संदेश दिया है। उन्होंने मंत्रीगणों से अपनी वाहन फ्लीट को 50% तक कम करने का भी आह्वान किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगले 6 महीने तक प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विदेश यात्राओं से परहेज करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद संपन्न विस्तारित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी, अनुशासित और संसाधन संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में ईंधन संरक्षण केवल आर्थिक आवश्यकता नहीं बल्कि राष्ट्रीय दायित्व भी है। प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल और डीजल की खपत को न्यूनतम रखने संबंधी आह्वान का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल को स्वयं आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीगण सप्ताह में एक निर्धारित दिन मेट्रो, ई बस, ई रिक्शा, कारपूलिंग अथवा साइकिल जैसी सुविधाओं का उपयोग करें ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए और आमजन भी इससे प्रेरणा ले। उन्होंने शासन एवं प्रशासनिक कार्यों में डिजिटल और वर्चुअल माध्यम के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए निर्देश दिए कि अंतर जनपदीय बैठकें, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा विधानसभा एवं विधान परिषद की स्टैंडिंग कमेटियों की बैठकें यथासंभव हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाए। मुख्यमंत्री ने सचिवालय और निदेशालय स्तर पर एयर कंडीशनर एवं लिफ्ट के आवश्यकता आधारित उपयोग के निर्देश देते हुए एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने तथा प्राकृतिक प्रकाश के अधिकतम उपयोग को प्रोत्साहित करने की बात कही। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, रेल यात्रा और कारपूलिंग को बढ़ावा देने के साथ 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था अपनाने पर भी बल दिया।
उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नई नीति तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए स्वच्छ एवं ऊर्जा कुशल परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने सामाजिक आयोजनों में भी वित्तीयता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शादी, विवाह और अन्य समारोह के लिए घरेलू स्थलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि अनावश्यक व्यय पर रोक लगे और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले। वोकल फॉर लोकल के मंत्र को व्यवहार में उतारने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीगण उपहार स्वरूप उन्हीं वस्तुओं का उपयोग करें जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में होता है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 1 उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों की समृद्ध श्रृंखला उपलब्ध है, जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर के स्थान पर पीएनजी कनेक्शन को प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए आवश्यक नीतिगत बदलाव तत्काल किए जाए। उन्होंने कमर्शियल एलपीजी उपयोगकर्ताओं को भी पीएनजी से जोड़ने की आवश्यकता बताई। आयातित वस्तुओं के न्यूनतम उपयोग पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और रासायनिक उर्वरकों के संलिप्त उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने खाद्य तेल की खपत कम करने तथा इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की बात भी कही। साथ ही सोने के अनावश्यक आयात को हतोत्साहित करने और वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील भी की। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे, जहां केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अपमान पर किया एक्शन का ऐलान। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में बड़ा एक्शन। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अवमानना का केस। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू। जस्टिस स्वर्णकांत के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट मामला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की अदालत ने कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में बड़ा एक्शन लिया है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कुछ प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना का एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ प्रतिवादियों ने उनके खिलाफ अत्यंत मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण सामग्री पोस्ट की और वह इस पर चुप नहीं रह सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा कि वह उन प्रतिवादियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगी जिन्होंने उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट की थी। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक अवमानना शुरू की थी। रिक्यूजल याचिका खारिज होने के बाद केजरीवाल के बयानों और एडिटेड वीडियो को कोर्ट ने न्यायपालिका को बदनाम करने का संगठित अभियान बताया। जज ने कहा, न्यायिक मौन कमजोरी नहीं। एसजी तुषार मेहता ने के आग्रह के बावजूद मुख्य मामला दूसरी बेंच को ट्रांसफर किया गया। अब मानना केस अलग चलेगा। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जस्टिस स्वर्णकांता ने जो अपमानजनक सामग्री पोस्ट मामला है उस पर अब बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं और वो एक्शन भी उनके खिलाफ ले सकती हैं। बिल्कुल। कल जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो दोपहर में ही कोर्ट ने ये संकेत दे दिए थे कि जो इसमें कुछ प्रतिवादी हैं और कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कोर्ट के सामने आए हैं, ऐसे में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। हालांकि उसके बाद इन्होंने अपना ये अवमानना की कार्रवाई के लिए जो समय था वो शाम को 5 बजे का तय किया। हालांकि 6 बजे और 6:30 बजे 2 बार इसको पोस्टपोन किया गया और 6:30 बजे के करीब अवमानना की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक थी, उस पर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने बहुत स्पष्ट रूप से कैटेगरिकली अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज, इन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने की बात कही अपने फैसले में और उसके लिए स्पेसिफिक जो उनके जो चीजें थी उनको कोर्ट के सामने रखा और ये बहुत स्पष्ट किया कि चूंकि जब ये मामला मेरे सामने सुनवाई के लिए आया और मैंने रिक्यूजल से मना कर दिया तो एक ऑप्शन केजरीवाल समेत अन्य लोगों के पास ये था कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे और इस पे अपनी जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय कोर्ट के बाहर एक नैरेटिव सेट किया और चाहे वो वीडियो के थ्रू हो या कंटेंट जो एडिटेड वीडियो हो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर जो उनके बयान हैं,
वो लगातार कोर्ट के सामने, जैसा अरविंद केजरीवाल जरूर ये मेरे सामने जब रिक्यूजल के मामले में पेश हुए तो उन्होंने कहा कि हम कोर्ट की इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बाहर वो एक नैरेटिव सेट कर रहे थे। उनका कंसर्न सिर्फ इतना था कि वो पूरे सिर्फ मुझे ही नहीं, यानी कि जो मैं रिक्यूजल का मामला सुन रही हूँ उस पर ही नहीं, बल्कि पूरी जुडिशरी को बदनाम करना चाहते थे। उसका कारण सिर्फ ये था कि उनका इंटेंशन सिर्फ ये था कि कैसे वो और उनकी पार्टी के लोग जज को प्रेशराइज कर सके जिससे वो इस मामले को न सुने। हालांकि जब मेरे सामने ये मामला आया, जस्टिस कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि जब ये मेरे सामने मामला आया था तो मैंने इस मामले को सुनना इस वजह से उचित समझा क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मन में एक आशंका थी कि उनको यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा। मैंने उस आशंका का स्पष्टीकरण देते हुए इस मामले से अलग होने से मना कर दिया था, जिस पर आज भी मैं कायम हूँ क्योंकि मैंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। ऐसे में उचित होगा कि जो मेन मामला है, जो सीबीआई की अपील है, निचली अदालत ने जो अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त किया है, उस मामले की सुनवाई कोई और करे क्योंकि मैंने इसमें कंटेम्प्ट इशू किया है तो ये बायसनेस शो करेगा। लेकिन अगर रिक्यूजल वाली बात है तो आज भी मैं अपने रिक्यूजल के ऑर्डर पे कायम हूँ, लेकिन मैंने कंटेम्प्ट इशू कर दिया है। इस वजह से दूसरी बेंच इस मामले को सुन सकती है और इस मामले को सीजे के पास भेज दिया गया है। अब सवाल ये है कि अगर न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए उनके परिवार के लोगों को और जजेस को इस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ते हुए सोशल मीडिया के थ्रू अगर उनको कटघरे में खड़ा किया जाएगा तो ये एक जो न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है और आम जनता में न्यायपालिका की गरिमा को और उसकी जो अहमियत है उसको कम करने की कोशिश की गई है। और ऐसे में मेरी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूं जो इस संस्था को और जुडिशियल ऑफिसर्स को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वेरिफिकेशनली इन लोगों ने परिवार के लोगों को इसमें घसीटने की कोशिश की, जबकि इनके पास न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर कोई अपील जिस पर वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसके लिए अपील होती है और ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। बावजूद उसके उन्होंने ऐसा न करके एक पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद ऐसा किया। अब आप दूसरी तरफ आप देखें कि जैसे ये जस्टिस कांता शर्मा का ये ऑर्डर आया जिसमें कंटेम्प्ट की बात कही, इसके बाद ये अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट आता है कि सत्य की जीत होती है। तो कुल मिला के जो कोर्ट का एक पॉइंट था कि कोर्ट के बाहर एक नैरेटिव सेट करने की। ठीक है विवेक, आपका धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे जहां ट्रंप का बड़ा दावा, राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप का दावा, ईरान को हथियार नहीं देगा चीन। बोले ट्रंप, चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा लेकिन सैन्य उपकरण नहीं भेजेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनसे मुलाकात के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को हथियार नहीं भेजने पर सहमति जताई है। राष्ट्रपति ट्रंप 13 से 15 मई के बीच 3 दिनों के चीन दौरे पर हैं और ईरान के साथ युद्ध और उसके बाद जारी तनाव के बीच उनका यह दावा बेहद अहम भी माना जा रहा है। चीन ईरान का अहम व्यापारिक साझेदार है जो हथियार भेजकर उसकी मदद करता रहा, लेकिन अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि चीन ऐसा नहीं करेगा। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि बीजिंग में हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने ईरान को सैन्य उपकरण नहीं भेजने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने गुरुवार को दिए इंटरव्यू में कहा कि हमने इस पर चर्चा की है। जब आप समर्थन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो ईरान को सैन्य उपकरण नहीं देंगे, यह बहुत बड़ा बयान है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन ईरान से तेल खरीदना जारी रखना चाहता है। उन्होंने कहा, साथ ही उन्होंने कहा यह भी कि वे वहां से काफी तेल खरीदते हैं और इसे जारी रखना चाहते हैं। अमेरिका चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग के अनुसार चीन ने 2025 और 2026 की पहली तिमाही में ईरान से रोजाना लगभग 14 लाख बैरल तेल खरीदा। यह चीन के कुल कच्चे तेल आयात का करीब 12 से 15% था, लेकिन ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% से ज्यादा हिस्सा चीन को ही गया।
इंटरव्यू में ट्रंप ने यह भी दावा किया कि चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से 200 विमान खरीदने पर सहमति जताई है। ट्रंप ने कहा, आज उन्होंने एक बात पर सहमति दी है, वो 200 विमान ऑर्डर करने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है बोइंग के लिए। उन्होंने आगे कहा, 200 बड़े विमान, यह बहुत सारी नौकरियां पैदा करेगा। बोइंग 150 विमान के ऑर्डर चाहता था, लेकिन उन्हें 200 का ऑर्डर मिला। इससे पहले अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी बोइंग विमानों के बड़े ऑर्डर का संकेत दिया था। उन्होंने सीएनबीसी से कहा था कि मुझे लगता है कि गुरुवार सुबह हम बोइंग के बड़े ऑर्डर देखने जा रहे हैं। बोइंग के सीईओ कैली आर्टबर्ग भी ट्रंप के साथ चीन यात्रा पर गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।